अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। हमारा स्टोक्योमेट्री एग्जाम्पल्स पे एक सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं और आज हम इस लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोक्योमेट्री पे 4.16 से आगाज़ होगा। इस एग्जाम्पल में वो क्या कहता है? वो कहता है हम आयरन को जब एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैं इसको पहले लिख दूं, इक्वेशन इसकी ये बनेगी। हमारे पास आयरन है, आयरन सॉलिड होती है, मेटल है, लोहा, और फिर हम इसको हम कहते हैं, तो इसका जब रिएक्शन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, ये एक्वस हालत में होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यू नो किंग ऑफ एसिड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड है, किंग ऑफ एसिड कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा FeSO4, ये एक्वस हालत में बनेगा और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, वो कहता है अगर हमारे पास ये 7 ग्राम लिया जाए, यानी 7 ग्राम हम लोहे के पीस डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो वो कहता है बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से कितने वॉल्यूम में बनेगी। तो पहले तो मुझे ये बताएं स्टोक्योमेट्री का ये रिलेशनशिप कौन सा बना। ये हमें मैथ्स गिवन है तो ये वॉल्यूम पूछा गया। एग्जैक्टली आपने सही गैस किया, ये बना हमारे पास मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये बना मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखो वीडियो लंबी थोड़ी बहुत हो जाती है, उसकी वजह न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आपको बताना होती हैं और सिखाना होती हैं। इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट भी हैं इस चैप्टर के, और ये चैप्टर स्टोक्योमेट्री या केमिस्ट्री स्टोक्योमेट्री से रेलिवेंट आपको तब तक नहीं आ सकती अगर आप ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो देखिए सबसे पहले हमने ये जो गिवन मैस है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैस ओवर मोलर मैस। तो देखो इसका जो आयरन का एटॉमिक वेट होता है वो हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। मैस हमें गिवन है 7, तो 55.8 होता है ये ग्राम्स पर मोल। अगर आप 56 भी लिख देंगे तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही आप लिखोगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास, इसके आ जाएंगे, कैलकुलेट आप करोगे कैलकुलेटर के साथ, तो 0.125 आएंगे। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं मेरी कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं बुक से देख के लिख रहा होता हूं, तो आपने उसको कैलकुलेटर के साथ अगर थोड़ा बहुत वैल्यू का फर्क आ रहा है उसको करेक्ट जरूर कर लेना है। तो ये हमने क्या निकाली है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, आयरन के। तो अब हम कंपेयर करेंगे बैलेंस इक्वेशन के साथ आयरन और हाइड्रोजन को। इक्वेशन पहले चेक कर लें, बैलेंस है, आयरन 1 है, इधर 1 है, सल्फर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा, हाँ हम नंबर ऑफ मोल्स इसके और इसके कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ गई आयरन के नंबर ऑफ मोल्स जो हमें गिवन, अब हमने मालूम कर लिए, और हाइड्रोजन के हमने मालूम करने, बाद में नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आयरन का अगर 1 मोल हम लें तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल ही बनता है बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक, 1 और 1 की रेशियो। लेकिन आयरन के नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है, वो हैं 0.125। तो बताओ इसके भी इतने ही बनेंगे ना। एग्जैक्टली सर, इतने ही बनने चाहिए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.125 आएंगे। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.125, ये हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, ये भी बात याद रहे। ये जो नंबर ऑफ मोल से हम वॉल्यूम बना रहे हैं ये हाइड्रोजन का होगा, और बराबर है वॉल्यूम हमने निकालना है, मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0.125 से मल्टीप्लाई होगा ये फैक्टर, और हमारे पास निकल के आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे होगा, जो यहाँ टोटल बनेगा वो होगा 2.8 डेसीमीटर क्यूब, 2.8 डेसीमीटर क्यूब। तो ये है वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो बनेगा जब हम 7 ग्राम लोहे के पीसेस को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास इतने वॉल्यूम में बनेगी। तो दैट्स इट अबाउट दिस एग्जांपल 4.16।
तो अब हम इससे नेक्स्ट एग्जांपल 4.17 पे मूव करेंगे। अब स्टोकियोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए। इससे जो अगली एग्जांपल होगी आई थिंक वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलिवेंट है। यस, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलिवेंट है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड, एवोगैड्रो नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोलर वॉल्यूम, ये सारे मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वो प्लेलिस्ट मैं इसी स्टोकियोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में बना लूँगा, तो आपने उसको ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्लियर रहें। तो वो वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो आइए अगले न्यूमेरिकल में हम इसको देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल्स होंगी वो स्टोकियोमेट्री से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी आइडेंटिफाई करना स्टोकियोमेट्रिक अप्रोच से ही होता है, लेकिन ये एक स्टेप आगे चला जाता है उससे, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस होता है, और ये हम जानबूझ के बनाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आग जलानी हो, तो आग जलाने में हमारे दो रिएक्टेंट हैं, फ्यूल यानी लकड़ी, गैस या पेट्रोल जो भी है, फ्यूल प्लस में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है, सस्ती है, हवा में होती है, ठीक है, हमें ख़रीदना नहीं पड़ती। तो ऑक्सीजन को हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, एक्सेस होती है वो हमारे पास, और जो फ्यूल है हमारा कॉस्टली, वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और याद रखना, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को या प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कितनी प्रोडक्ट बनेगी लिमिटिंग रिएक्टेंट ने डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को जब मैं सॉल्व कराऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं वो साथ साथ में डिस्कस करता जाऊंगा कि किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई होता है, कैसे कैसे वो सारा काम हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास रिएक्शन है वो कहता है कि हमारे पास ये जो कॉपर ऑक्साइड है, सही है, और अमोनिया, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनती है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन वो उसने दे भी दी है, साथ में कॉपर और वाटर बनते हैं, ठीक है जी। अमोनिया गैस है और कॉपर ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड है। कॉपर भी सॉलिड बनेगी, नाइट्रोजन गैस होगी और वाटर अपनी गैसियस स्टेट में बनेगा। वैसे वाटर लिक्विड होता है, शायद यहाँ पे वो वेपर फॉर्म में बन रहा होगा, ठीक है। तो देखें जी, हमारे पास है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, अमोनिया के साथ। अब कॉपर ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड है, अमोनिया हमारे पास गैस है, और इससे बन रही है कॉपर, पहले नाइट्रोजन जो हमारी मेन प्रोडक्ट है। ये बैलेंस इक्वेशन आपको दी भी जा सकती है और प्रॉबेबली वो आपको देगा, और अगर नहीं दी होगी तो आपको बनानी आनी चाहिए। और यहाँ पे आ गई कॉपर और प्लस में आ गया वाटर। इस तरह की इक्वेशन को जब आपने बैलेंस करना होता है, ये चलें नहीं लिखता इनकी फिजिकल स्टेट, जब आपने इनको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो कॉपर एक है, इधर एक है, कॉपर बैलेंस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को देखना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे दो हैं, तो आप पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बैलेंस होगी। अब नाइट्रोजन बैलेंस होगी, अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये 3 2 बार 6 होता है, तो यहाँ पे भी हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो गई, ये कॉपर, देखो सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, इधर 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई जब करूँगा तो कॉपर इम्बैलेंस हो जाएगी, तो मैं फिर इसको भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये इक्वेशन आपको बैलेंस करके नहीं दी जाती तो आपने ये फिर खुद करना होगी, अगर बैलेंस दे दी जाती है दैट्स ओके, तो ये बैलेंस होगी, बिल्कुल सही है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपको कॉपर ऑक्साइड का जो मैस गिवन है वो 90.4 ग्राम गिवन है, अमोनिया का जो मैस है वो 18। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपकी बुक के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.81 लिखा है, लेकिन जो न्यूमेरिकल का उसने सॉल्व किया आगे वो 18.1 के अकॉर्डिंग किया, तो मैं इसी को लेके इसी तरह से चलूँगा 18.1, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। तो हमें पूछा क्या गया है, इसका मैस। अब देखो रिलेशनशिप तो मैस बन गया स्टोकियोमेट्री में, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है। पहले ये होता था कि किसी एक रिएक्टेंट का मैस देके दूसरे प्रोडक्ट का मैस का पूछ लेता था, अब दोनों ही रिएक्टेंट के मैसेज दे दिए, तो अब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग कौन है, यानी कौन सा दोनों में से रिएक्टेंट लिमिटिंग है और वो इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को यानी नाइट्रोजन के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए जब भी इस तरह के हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट, हमें जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। जो भी रिएक्टेंट का गिवन मैस होगा उनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालेंगे इतने मैस से, और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 18.1 ग्राम से अलग से निकालेंगे, ठीक है जी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मोलर मैस लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, मोलर मैस ऑफ कॉपर। और मजे की बात, ये जो कॉपर ऑक्साइड का मोलर मैस है ये गिवन भी है, और अगर नहीं भी गिवन तो आपको निकालना आना चाहिए। कॉपर का 63.5 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 79.5 ग्राम्स पर मोल।
अगर आपको ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आपको ये निकालना भी आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास मोलर मैस ऑफ अमोनिया, ये हमें वैसे ही पता होता है, बहरहाल उसने न्यूमेरिकल में दे दिया हुआ है, 17 ग्राम्स पर मोल। नाइट्रोजन का होता है 14, है ना, और 3 हाइड्रोजन है, जिनका 3 बनेगा तो 17 ग्राम्स पर मोल होगा। तो अब हमें मोलर मैसेज तो दोनों के पता हैं, इसके भी और इसके भी। अब दोनों में से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पे तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसका मैस 90.4 है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस अभी हमने निकाला 79.5। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ये कॉपर ऑक्साइड के होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा करके ताकि आपको पता हो। इधर हमारे पास अमोनिया के आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आएंगे, इसका गिवन मैस हमारे पास कितना है जी 18.1 डिवाइडेड बाय 17। तो दोनों के देख लेते हैं कितने कितने आ रहे हैं। ए के 1.06 आ रहे हैं, इसके 1.06 मोल। ये तो आ गए हमारे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं 1.14। ये आपने कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो देखो जी, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, आपके पास जो गिवन अमाउंट्स हैं ये, उनको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने कॉपर ऑक्साइड के किए नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड किए। अब ये करने के बाद आपने जो सेकंड स्टेप करना होता है, आपने हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करके बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। यानी पहले मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूंगा और फिर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूंगा। अब दोबारा समझें, पहले मैं कॉपर ऑक्साइड के इन नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करूंगा नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। देन मैं अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स को इस नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन। और फिर मैं देखूंगा दोनों रिएक्टेंट्स में से, कॉपर ऑक्साइड में से या अमोनिया में से, जो प्रोडक्ट के हमें कम नंबर ऑफ मोल्स देगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो यूं हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स इसके बनेंगे उसको हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं बताता हूं कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक पहले मैं कंपेयर करूंगा कॉपर ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को नाइट्रोजन के साथ। तो यहां मैं लिख लेता हूं कॉपर ऑक्साइड और यहां मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजन, ठीक है। और इधर मैं कंपेयर कर लेता हूं अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स को अगेन नाइट्रोजन के नंबर। सर आपने 2 दफा कंपेयर क्यों किया? अब 2 दफा ही करना पड़ेगा। उसकी वजह, हमें दोनों रिएक्टेंट्स में से ये नहीं पता कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। तो पहले बैलेंस इक्वेशन में देखें, अगर कॉपर ऑक्साइड के 3 नंबर ऑफ मोल्स हो तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 बनता है। ये चेक कर लें आप, 3 और 1 की रेशियो है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और यहां पे देखें 2 और 1 की रेशियो है, तो ये 2 हो तो ये 1 बनता है। पहले हम किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। वो अलग से है, यानी ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, क्लियर है। तो अब देखते हैं, इसका अगर 1 हो तो ये 1/3 बनेगा ना। सर हमें पता चल गया, क्यों? क्योंकि 3 को 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया है, तो इधर भी 3 से डिवाइड करूंगा। लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है, इसके नंबर ऑफ मोल हमने निकाले 1.14। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 1.14 से, तो इधर 1/3 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 1.14 से, तो यहां पे 1.14 आएगा, ठीक है। और ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, ये आएगा 0.38 मोल, 0.38 मोल, ठीक हो गया। तो अगर हम कॉपर ऑक्साइड को, ये जो हमारे पास है, इसको देखें, ठीक है, तो हमारे पास 0.38 मोल्स बनने चाहिए, किसके? नाइट्रोजन के, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 और ये 1/2 होगा। उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, तो इधर 1 को भी 2 से डिवाइड करें। अब इसका नंबर ऑफ मोल 1 तो नहीं है, इसका नंबर ऑफ मोल तो 1.06 है। तो इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 से, तो इस 1/2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.06 से, तो ये तो इतना ही रह जाएगा 1.06। इधर इसके नंबर ऑफ मोल्स बनने के जो चांस होंगे अब वो होंगे, कितने होंगे? 0.53। कितने होंगे जी? शाबाश, 0.53। अब आपने ना मुझे बस इतना बताना है,
कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं प्रोडक्ट के, तो आंसर है ये है ना, और कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये हैं, तो मुझे बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सर जो कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा तो वो कौन होगा फिर, यस ऑफ कोर्स ये होगा। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट या लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां आइडेंटिफाई हो गया, सो CuO इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर जी उसने तो हमसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछा ही नहीं था, तो हाँ ठीक है नहीं पूछा था, लेकिन हमें उसने ये पूछा था कि आप नाइट्रोजन का मैस निकालो। इसका मतलब ये एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है जो बने हैं, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड है, ये एक्चुअल में बने नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले ही हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया था, क्योंकि ये खत्म हो गया था और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है प्रोडक्ट को बनने, प्रोडक्ट के अमाउंट को बनने में, ठीक है। तो ये पहले खत्म हो गया, 0.38 मोल ही नाइट्रोजन के बन पाएंगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने मैस में कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ऐसे ही है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं यहाँ पे, हाँ नाइट्रोजन के, तो ये मैं नाइट्रोजन के मैस को कैलकुलेट करने के लिए सारा काम कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.38 है ना। अब मैस मैंने इसका निकालना है, मोलर मैस। देखो एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, N2 का 28 होगा, तो मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन इज 28। तो यहाँ से आप इस 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 मल्टीप्लाइज बाय 0.38, द आंसर विल बी, इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 0.38 को हमने, अच्छा इसने ना यहाँ पे एक और गलती कर दी है, हाँ उसने ना N2 के मॉलिक्यूलर मैस को 17 ग्राम पर मोल लिया है, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मोलर मैस है वो लिखेंगे और वो है 28, ये पॉइंट याद रखना, 28 है, और इसको 0.3 से आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। हाँ जी उसने यहाँ पे गलत पुट किया है, 17 वैल्यू पुट की हुई है। तो अब इसको देख लें, 28 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आता है, कैलकुलेटर से आपने ये कर लेना है और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और एक और आपको बताता हूँ, अगर आपने यही कैलकुलेशन 1.81 के मुताबिक ही ना, जो मैंने क्लास में करवाई भी थी अपनी क्लास में, जहाँ पे मैं फिजिकली लेक्चर देता हूँ, वहाँ पे मैंने, मियाँ चन्नू है हमारा सिटी, वहाँ पे मैंने 1.81 ग्राम्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करवाई थी। फिर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, वो फिर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, वो अमोनिया होता है, तो फिर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। ये भी आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लेना कि अगर 1.81 ग्राम होगा तो फिर क्या बनेगा। तो बाय द वे यहाँ से इसका फिर आंसर आ जाएगा, ये बुक में आई थिंक सो कि मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 4.17। जी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करूँगा, एग्जाम्पल 4.18 लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही रेलिवेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, पता नहीं क्यों हमारी बुक में जो उसने कैलकुलेशन किया है उसने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। ये इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत आसान है। मैं अपने मेथड से लेके चलूँगा और एग्जैक्ट आंसर वैसे निकालूंगा जैसे बुक वालों ने निकाला, लेकिन मेथड मेरा अपना होगा जो कि बहुत इजी होगा कंपैरेटिव टू योर बुक। मैंने किसी को कॉपी नहीं करना, किसी हेल्पिंग बुक को मैं कॉपी नहीं कर रहा, ये मेरा अपना मेथड है, आप इसको नोट करें और ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट और ठीक मेथड है, इसको कोई गलत नहीं करेगा, इसलिए हम फॉलो करें। देखें हमारे पास वो कहता है आप मैस ऑफ PbSO4 फाइंड करो, लेड सल्फेट का मैस निकालो। जब हम एक सोल्यूशन के अंदर सोडियम सल्फेट को और लेड नाइट्रेट को आपस में रिएक्ट होने देते हैं एक्वस हालत में, यानी पानी के अंदर, तो लेड सल्फेट बनती है और सोडियम नाइट्रेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाती है यानी नीचे बैठ जाती। तो वो कहता है बताओ ये कितने मैस में बनेगी लेड सल्फेट, जबकि हमें जो गिवन चीज़ है वो ज़रा गौर से देखें। हमें वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट, इसका गिवन है वॉल्यूम, और वो कितना है 1.25 डेसीमीटर क्यूब, और साथ में इसकी कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है, ये नीचे मैंने लिखी है, कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या पूछ लिया उसने। और ये हमें वॉल्यूम इसका गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब, और इसकी कंसंट्रेशन जो गिवन है वो है 0.025 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप करोगे क्या, आप ना सबसे पहले इंडिविजुअली Na2SO4 और लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लोगे इस डाटा से, और ये बेहद आसान है फाइंड करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अगर ये काम हम नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करना चाहते हैं
सोडियम सल्फेट के, या हम फाइंड करना चाहते हैं लेड नाइट्रेट के, है ना, ये इस तरह से। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यहां पे भी सेम, कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो चूंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इधर ही रह जाएंगे, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आएंगे, तो यूं कितने आसानी से हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। और यही हमारा पहला स्टेप होता है कि जो हमने रिएक्टेंट्स होते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स, उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होते हैं। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन है इसकी, देखो लेड सल्फेट की कंसंट्रेशन मुझे 0.025 गिवन है और वॉल्यूम मुझे गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ। किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे, अच्छा जी, सिंस 0. जी लेड नाइट्रेट के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 0.05 आ जाएंगे, 0.05 मोल, ठीक है। ये मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ वैल्यू, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। आप तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, बहरहाल नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, किधर की कंसंट्रेशन, ये 0.05, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके वॉल्यूम से 1.25 से, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ये कहाँ पे लिखा है उसने, 0.05, ये आ जाएगा 0.0625, 0.0625, ये इतने मोल आ जाएंगे। अच्छा जी, दोनों के हमने क्या फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि मैंने दोनों रिएक्टेंट के, इसके और इसके कर लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड। अब मैं बैलेंस इक्वेशन का यूज करके इसके नंबर ऑफ मोल्स को, उसने बुक में बहुत डिफिकल्ट कर दिया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना मुश्किल ये था नहीं। पता नहीं ये किसने इसको सॉल्व किया, बहरहाल उसका अपना मेथड होगा, वो जो टीचर ने सॉल्व किया वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल आसान मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको यूज करते हुए, इसके नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए बैलेंस इक्वेशन में इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, एंड देन इसके यूज करते हुए इसके, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किए। तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने ऐसे की है, तो हम एक तरफ लिख लेते हैं, हमारे पास है सोडियम सल्फेट और इसका कंपैरिजन हम करेंगे लेड सल्फेट के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, और इसका कंपैरिजन मैं करूंगा अगेन PbSO4 जो हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। अगर ये 1 मोल लें तो ये भी 1 मोल यूज होती है, तो रेशियो आई 1 और 1 की। और इसी तरह अगर इसको 1 मोल लें तो ये भी 1 मोल बनती, तो दोनों की रेशियो बराबर है 1:1 से, ठीक है। ये मैं ऐसे लगा लेता हूँ। अब देखें, हमारे पास सोडियम सल्फेट का 1 मोल नहीं आया, कितने आए, 0.05। तो अगर ये 0.05 होंगे तो इधर भी कितने बनेंगे, 0.05 मोल। तो यूं हम अगर सोडियम सल्फेट से कंपेयर करें लेड सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स को, तो लेड सल्फेट 0.05 मोल्स बन सकते हैं, और यहाँ पे हैं 0.0625, तो फिर इसके भी इतने ही बनेंगे, क्योंकि 1 और 1 की रेशियो है ना। तो आप मुझे अब बताओगे सर क्या पूछेंगे आप, मैं बताता हूँ। आप मुझे बताओ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बने, तो वो ये ज़्यादा है, 0.06 ज़्यादा है, 0.05 कम है, तो कम नंबर ऑफ मोल्स ये बने हैं। तो कौन सा हमारे पास रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, तो डेफिनेट सी बात है ये वाला रिएक्टेंट हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। क्यों, ये क्यों लिमिटिंग हुआ, क्योंकि इसी रिएक्टेंट से लेड सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स कम बन रहे हैं। तो ये बेहद आसान था, हमने नंबर ऑफ मोल्स जो अब यूज़ करने हैं जिससे हमने लेड सल्फेट का मैस निकालना है वो ये होंगे, ये एक्चुअल में नहीं बने, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ, ठीक है, नज़र सारा आ रहा है। ओके, ये मुझे बार बार इसलिए चेक करना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो जो मैं लिखता हूँ वो बाहर चला जाता है रेंज से, जो कैमरे की होती। अच्छा क्या, अब हमने मैस निकालना है, और मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, मोल मैस ओवर मोलर मैस होता है। अब हम ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लेड सल्फेट के लिए, जिसका मैस उसने हमसे पूछा था। अब मसला ये है, लेड सल्फेट का हमें मोलर मैस नहीं पता, या तो ये लेड का अलग से याद करो, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेड का अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको रट्टा मार लो, 303 होता है इसका ओवरऑल मोलर मैस, या आपको पेपर में दिया भी हो सकता है, या आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लो मोलर
mass of lead sulfate। lead को ना आप सीसा भी कहते हो, सही है, lead, ओके, सीसा भी हम इसको बोलते हैं, lead को। सीसा प्लाई दीवार आपने सुना होगा। तो इसका मोलर मैस होगा 3 इतना ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स मैस, नंबर ऑफ मोल हम निकाल चुके हैं 0.05 में, और मैस इन ग्राम हम निकालना चाहते हैं। मोलर मैस हमारे पास इतना है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस आ जाएगा मेरे पास 0.05 मल्टीप्लाइज बाय 303.3, तो आंसर आएगा मेरे पास इसका ओवरऑल 15.2 ग्राम्स। लें जी, ये इतना था, बिल्कुल जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया ना, बिल्कुल इसी तरह है। तो मुझे नहीं समझ आता कि बुक वाले ने इसको क्यों इतना मुश्किल कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 4.18, जो टोटली रेलिवेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। इससे अगले न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलिवेंट ही है, लेकिन उसमें हम एक्सेस रिएक्टेंट को भी जो है वो देखेंगे कि वो कितना बच गया, क्या हुआ उसके साथ। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मज़े की एग्जांपल आ गई है। मज़े की क्यों है? क्योंकि घर में ये रिएक्शंस हम देखते रहते हैं। हमारे पास मीथेन गैस है, जब हम उसको एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को तो आइडेंटिफाई करना है। तो हम जब मीथेन को और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, साथ में हीट एक्सटेंसिव अमाउंट हमारे पास रिलीज़ होती है, और साथ में वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मैस प्रोड्यूस होगा जब हम मीथेन को 30 ग्राम और ऑक्सीजन को 50 ग्राम लेकर जलाएंगे, कंबस्शन करेंगे। और फिर वो कहता है ये भी बताओ जो हमारा इनमें से एक्सेस रिएक्टेंट होगा वो कितना बच जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 30 ग्राम और ये 50 ग्राम है, दोनों में से कोई एक एक्सेस होता है। लेट्स सपोज ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन अगर 40 ग्राम यूज़ हो गई है तो 10 ग्राम बचेगी ना। तो वो कहता है ये भी फाइंड करो आप, ठीक है। मतलब वो कितने, ये तो मैंने हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया ना, आपने तो फाइंड करके बताना है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं जल्दी से। ये बिल्कुल आसान है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। मीथेन हमारे पास गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी गैस होती है। जब ये दोनों को फ्लेम किया जाएगा, यानी इनकी कंबस्शन की जाएगी, तो क्या होगा, इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस होती है, और प्लस में वाटर वेपर्स। यहाँ पे वैसे वो गैशियस फॉर्म में बने चाहिए, देखने दें मुझे जी, ठीक है, गैशियस स्टेट में, और प्लस में हीट खारिज होगी। वो तो ज़ाहिरी बात है, हीट के लिए ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, बाकी वाटर वेपर्स लेने के लिए थोड़ी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास है मीथेन। मीथेन का मैस हमें कितना गिवन है? हाँ जी, शाबाश, मीथेन का मैस हमें गिवन है 30 ग्राम्स, और हमें जो ऑक्सीजन का मैस है वो 50 ग्राम्स गिवन है, ठीक है। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकालना है, और इन दोनों में से जो एक्सेस रिएक्टेंट है जो बच जाएगा उसकी कितना वो बच गया, कितना वो अनरिएक्टेड रहा, वो भी अमाउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक। सो डोंट बी वरीड। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो इसमें कोई मेटल नहीं है तो नॉन मेटल डायरेक्ट पे आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन नॉन मेटल है तो यहाँ बैलेंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो मैं इस पानी को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब रहा मसला ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन 2 ये हैं और 2 ये, तो यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ दिस इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होते हैं। तो यहाँ मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, है ना, और यहाँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के फाइंड कर लेता हूँ गिवन अमाउंट से। अब गिवन अमाउंट मेरे पास क्या है, मीथेन की मेरे पास 30 ग्राम अमाउंट गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस होता है। मीथेन का मोलर मैस आपको पता है, कार्बन 12 होती है, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, 4 का 4, तो 16 ग्राम पर मोल होगा। तो मैस हमें 30 गिवन है, डिवाइडेड बाय 16 होगा, तो आंसर मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएंगे वो मैं यहाँ से नकल मार लेता हूँ। मीथेन के जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो 1.875 हैं, 1.875 मोल। ये किसके आगे? यस, मीथेन गैस के, ठीक है। इसी तरह हम ऑक्सीजन गैस के निकाल लेते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी फॉर्मूला वही है, मैस ओवर मोलर मैस। देखो मैस हमें गिवन है इसका 50। अब मोलर मैस एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, लेकिन O2 है, ये चेक करें आप, तो 32 होगा ना, 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स इसके आएंगे 1.563 है, 1.563 है जी, 1.563। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे मसला हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने उसको करेक्ट ज़रूर कर लेना है। तो मुझे अब चेक कर लेने दें, नज़र आ रहा है
जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो पहला स्टेप हमने अपना कवर कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स हमने या ईच रिएक्टेंट फाइंड कर लिए। अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और कंपैरिजन करना है हर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ बाय यूजिंग बैलेंस इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ मोल्स फिर आएंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम यूज़ करने जा रहे हैं। हम दो कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ हम मीथेन को कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, बीच में ये लाइन आ जाएगी। अब देखो मीथेन का 1 मोल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही बनता है, तो यहाँ पे रेशियो बनी 1 और 1 की। अच्छा ऑक्सीजन के अगर हम 2 नंबर ऑफ मोल्स लें, कितने 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 बनता है, तो ये 2 और 1 की रेशियो है। क्लियर है? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मोल हो तो 1 बनता है, लेकिन इसका 1 मोल नहीं है, 1.875 मोल है मीथेन के। तो अगर ये 1.875 मोल होंगे तो इधर भी 1.875 मोल ही बनेंगे। ठीक है, 875 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ये मोल बन सकते हैं अगर मीथेन के साथ कंपैरिजन किया जाए। अब हम ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं। 2 से 1 बन रहा है तो 1 से आधा बनेगा ना, सिंपल है ना। 2 को 2 पे तकसीम करें तो 1 आता है, तो इधर भी 1 को 2 पे ही तकसीम किया तो हाफ आया, लेकिन इसका 1 नहीं है, कितने हैं 1.53। तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइज बाय 1.563, इधर 1/2 मल्टीप्लाइज बाय 1.563 आ जाएगा। तो ये तो इतना ही आ गया ना। अब इसका जवाब कितना आएगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.7815 0.7815 मोल। हाँ, यहाँ पे मज़ा आ गया, क्या ही मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। देखो यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। अब आपको ये तो पता चल गया हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे मीथेन नहीं है बल्कि क्या है, ऑक्सीजन है। यस, अच्छा सर आपने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ऑक्सीजन नहीं होगा, मीथेन होगी, क्योंकि ये महंगी है और ऑक्सीजन हवा से मिलती है, सस्ती है। तो यहाँ पे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ऑक्सीजन ली हुई है। तो भाई बहनों बेटियों सारा वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हमने खुद इसको कंट्रोल करना होता है इसको, कि कौन सा हमने लिमिटिंग लेना है और कौन सा एक्सेस लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएक्टेंट बन रहा है, क्यों? क्योंकि इससे हमें प्रोडक्ट के कम नंबर, तो ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसको हम मैस में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मैस आ जाएगा। तो ये अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करने लगे। इसका मोलर मैस आपको पता है 44 ग्राम्स पर मोल होता है, निकालना हो तो निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले 0.7815, मैस इन ग्राम हमने फाइंड करना है। मोलर मैस 44 होता है ग्राम्स पर मोल, 44 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0.7815 से और बराबर मैस आएगा। तो यहाँ मैस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास, इधर से मैं देख के लिख लेता हूँ, नकल मार के लिख लेता हूँ। सर आप नकलें बड़ी मारते हैं, नकलें मार मार के हमें बता देते हैं आप। नहीं जी, मैं सिर्फ वैल्यू को नकल मार के लिखता हूँ। 34.39 34.39 ग्राम्स हमारे पास। ये किसका मैस आया भला? यस, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास अमाउंट में कितनी बनेगी? 34.39 ग्राम्स। अगर हम 30 ग्राम और 50 ग्राम ये, अच्छा अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो ऑक्सीजन है वो तो 50 की 50 ग्राम यूज़ हो गई क्योंकि वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया। मीथेन 30 ग्राम तो ली थी लेकिन ये 30 की 30 ग्राम यूज़ नहीं हुई, बच गई है। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है ये कितनी बची है। किधर गया इसको इरेज करने वाला? पता नहीं मैं रख के किधर भूल गया हूँ। अच्छा चलो ये ले लेता हूँ। देखें जी, अब इसके हमने एक्सेस अमाउंट को निकालना है। देखें हमारे पास जो 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों को आपस में अब हम कंपेयर करेंगे बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक। हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक मुकम्मल यूज़ हो गया जिसका नाम ऑक्सीजन है, और जो नहीं मुकम्मल यूज़ हुआ वो मीथेन है। तो इस तरह से कंपैरिजन करना है, जो मुकम्मल यूज़ हुआ इसको लेफ्ट साइड पे रख लें और जो नहीं हुआ यूज़ उसको आप इस साइड पे रख लें। देखें अगर बैलेंस इक्वेशन को देखें, बैलेंस इक्वेशन यहाँ से मैंने इरेज कर दी है, तो ये 2 मोल अगर यूज़ हो तो इसका 1 मोल यूज़ होता है, ऐसे ही है। और अगर इसका 1 मोल यूज़ हो, यूनिटी हम इसको बनाएंगे क्योंकि ये मुकम्मल यूज़ हो गया, ये वाला मुकम्मल, बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हम करते थे प्रोडक्ट के लिए। अब रिएक्टेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट का करते थे, चूँकि हमें एक्सेस अमाउंट फाइंड करनी है तो हम इस तरफ करें। तो ये 1/2 होगी। इसके जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने थे? देखो ये थे,
1.563 वो मैंने इधर से इरेज कर दिए। तो मैं अगर 1.563 लिखूं तो इधर भी 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.563 से। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे अब वो आ जाएंगे जी मेरे पास 0.7815। कितने आएंगे जी, 0.7815। ये वो मोल हैं ऑक्सीजन के जो यूज हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन के वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो यूज्ड हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के असल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले वो सॉरी दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विच आर यूज्ड। और टोटल कितने थे 1.875, उनमें से ये यूज हुए, बाकी बच गए। तो अब हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रिमेन अनरिएक्टेड। मीथेन के जो नंबर ऑफ मोल्स अनरिएक्टेड रहे वो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने थे मीथेन के, उनमें से जो यूज्ड हुए हैं वो ये हैं 0.7815। तो जो बाकी होंगे वो बच जाएंगे। वो कितना आंसर आ रहा है जी मेरे पास, जो बच गए मतलब जो 1.0935 बच गए, 1.0935 ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बच गए हैं मीथेन के। सही है, यूज इतने हुए हैं, ये मैंने ऑक्सीजन के साथ मीथेन को कंपेयर करके निकाल लिया, इतने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं, ठीक है, और टोटल इतने थे। तो जो बच गए वो ये हैं। अब ये जो बच गए इसको मैस में कन्वर्ट कर लें। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल जो बचे हैं वो ये वाले हैं 1.0935। मैस हम जो अनरिएक्टेड रहा वो निकालना है। तो मीथेन का मोलिकुलर वेट 16 होता है, 16 के इधर आके मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास मैस आएगा 16 ज़रब 1.0935। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.5 ग्राम्स। ये मैं सारा बुक से देख के लिख रहा हूँ, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कोई 19-20 वैल्यू में फ़र्क हो, मिस्टेक हो तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास वो मैस ऑफ मीथेन जो अनरिएक्टेड बच गया, जो रिएक्ट ही नहीं किया। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने आए थे मीथेन के, उनमें से यूज्ड इतने हुए, वो हमने ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके निकाला क्योंकि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग था। उससे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकाला था यानी कि प्रोडक्ट का। और फिर ये जो नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन से माइनस किया, तो वो नंबर ऑफ मोल्स आए जो यूज नहीं हुए और बाद में उसी को हमने मैस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा इस आखिरी लेक्चर जो कि स्टोइकियोमेट्री की एग्जांपल्स पे आखिरी लेक्चर है, इसमें हमारी एक एग्जांपल आखिरी रहती है 24.20। बहुत लंबी ये एग्जांपल्स हो गई हैं, तो ये आखिरी एग्जांपल होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया। इसको लाइक और शेयर कर दें। आखिरी एग्जांपल पे हम जल्दी से मूव करते हैं। अब हम आखिरी एग्जांपल पे मूव करेंगे। डाटा देख लें आप, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड वाले टॉपिक से रेलिवेंट है, स्पेशली यील्ड वाले टॉपिक से रेलिवेंट। यील्ड दो तरह की होती है। एक्चुअल यील्ड जो एक केमिकल रिएक्शन में हमें हासिल होती है वो यहाँ पे गिवन है, और वो जो थ्योरेटिकल यील्ड है बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, और ये सारा कुछ हमें गिवन है। तो यहाँ पे खान साहब एक बात अक्सर कहते होते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है इसको देख के। मैं आपको बताता हूँ इसमें काम का डाटा कितना है। बाकी सारा कुछ हमारी सहूलत के लिए, हमें फेवर करने के लिए दिया हुआ है, उसे परेशान नहीं होना। जो असल डाटा है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए औकाफ वाली। हमें यहाँ पे बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना ही करना था, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। ये देखें, तो ये अगर आप नहीं भी निकालना चाहते ना, ये उसने ना भी पूछी होती है, आपको निकालना ही होती, तो इसको ना देखें आप सिर्फ परसेंटेज यील्ड को देखें। एक्चुअल यील्ड उसने देनी थी आपको, ठीक है। इसके अलावा उसने आपको मैथ्स देने हैं रिएक्टेंट्स के, ये लाजमी देने। बाकी सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा है, मतलब मोलर मैथ्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड एक्स्ट्रा गिवन है आपके फ़ायदे के लिए, आपको फ़ायदा होगा इसका, नहीं तो आपको खुद निकालना पड़ता। मोलर मैथ्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी आपको अजाफी तौर पे गिवन है। इसी तरह मोलर मैथ्स ऑफ एस्पिरिन जो हमारी प्रोडक्ट है ये भी आपको अजाफी तौर पे गिवन है, यानी ये तोहफे में चीज़ें हैं गिवन। तो ऊपर वाला ये सारा डाटा आपको यूँ समझने के गिफ्ट है इस पूरे न्यूमेरिकल में, उससे परेशान नहीं होना। सबसे पहले हमने यही काम करना है कि आपने, सर वो घबराना वो तो ठीक है, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, फिर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए हमने एस्पिरिन के यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, फिर उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना, फिर अगला काम आपको बताता हूँ यील्ड में हमने क्या करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट तक वही है। देखें जी, सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास
सैलिसिलिक एसिड एक एसिड होता है, फॉर्मूला लिखा है C7H6O3। ये जब एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C4, ये बैलेंस इक्वेशन भी उम्मीद है कि वो आपको देगा, नहीं देगा तो ये आसान है बैलेंस करना। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास एस्पिरिन बनती है। ये फॉर्मूला नीचे गिवन है C9H8O4, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला तो आपको गाल बनाता ही होगा। तो ये है जी हमारे पास। अब देखो इसका मैस हमें गिवन है, कितना गिवन है ये यहाँ पे देख लें। मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम है, ये हमें 3 ग्राम गिवन है। ये हमें यहाँ पे गिवन है 6 ग्राम। और इसकी जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड वो है हमारे पास कितनी, 3.15। तो सर जब हमें यही पता चल गया कि असल में हमें इतनी एस्पिरिन यानी सरदर्द की दवा जो है वो हासिल होनी है, ये पेन किलर होती, तो हम क्यों इसकी थ्योरेटिकल यील्ड के पीछे लगे हुए हैं, क्यों हम इसकी परसेंटेज यील्ड निकालना चाहते हैं? इसकी वजह ये होती है, जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमने देखना होता है कि हमें लॉस कितना आ रहा है, हमें गेन कितना हो रहा है, प्रैक्टिकल इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो वो सारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, सही है। नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करेंगे? सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड के, सैलिसिलिक एसिड। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? इसका गिवन मैस 3 ग्राम है, ये वाला मोलर मैस इसका ये गिवन है 138.12। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो मैं देख के लिख लेता हूँ। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये मेरे पास, अच्छा सर बैलेंस इक्वेशन तो आपने की नहीं, ये इक्वेशन आई थिंक बैलेंस है, आप इसको देखोगे ये बैलेंस है। 7 और 4 11 कार्बन है, यहाँ 9 10 और ये 11 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 12 हैं, यहाँ पे 8 और 3 11 और एक ये वाला 12। बाकी ऑक्सीजन भी इसी तरह बैलेंस्ड है, आप इसको चेक कर लेना। तो इसका हमें गिवन मैस है 6, इसका मॉलिक्यूलर मैस है हमारे पास 163.93। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बुक से ही देख के लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने कितने आ रहे हैं। 0. अच्छा ये इसने 300 ग्राम ले लिया, अल्लाह माफ़ करे, बुक में उसने 3 ग्राम की बजाय 300 ग्राम लिखा है, ये आप करेक्शन कर लेना। 0.022 मोल ये किसके आगे? शाबाश, ये आगे सैलिसिलिक एसिड के। और एसिटिक एनहाइड्राइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.03 आ रहे हैं, 0.037 आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है यही आ रहे हैं, हाँ जी, अगर मैंने गलत नहीं लिखा तो ये। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम बैलेंस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और कंपेयर करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स को एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ अकॉर्डिंग टू, परेशान नहीं होना, आसान है। लिमिटिंग रिएक्टेंट तक तो आपने किया ना, वहाँ तक तो काम वही चल रहा है, आगे थोड़ा सा जो होना है वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक हमने कंपेयर करना है, देखो इसको इसके साथ और इसको इसके, मतलब दोनों को कंपेयर करना है। पहले इसको इसके साथ कर लेते हैं और फिर देन इसको इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स को, तो वो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन निकालने में हमें वो मदद देगी। देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ C7H6O3, उधर आ जाएगा C9H8O4। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाएगा मेरे पास C4H6O3 और इस साइड पे आ जाएगा C9H8O4। अगर तो आपने मेरी वीडियो को शुरू ही इस एग्जाम्पल से किया फिर तो आपको कुछ समझ नहीं आना, अगर आप सीक्वेंस से सुन रहे हैं फिर तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब ये जो है हमारे पास, इसका अगर 1 मोल हो तो इसका भी 1 ही मोल बनता है, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है सीन, तो रेशियो तो 1:1 ही। अच्छा इसका 1 मोल नहीं बना, इसका हमारे पास ये मोल है 0.022 मोल। तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट है एस्पिरिन उसके भी 0.022 मोल ही बनेंगे। एक तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन सकते हैं। अच्छा इसका अगर 0.037 होगा तो इधर भी 0.037 मोल ही बनेंगे। तो मुझे बताओ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बन रहे हैं? तो सर यहाँ पे बन रहे हैं। तो कम कहाँ पे बन रहे हैं? सर यहाँ पे बन रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन बन रहा है? सर ये बन रहा है। तो ये कौन है जी? सर ये सैलिसिलिक एसिड है। तो सैलिसिलिक एसिड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और असल हमारे पास जो प्रोडक्ट है यानी एस्पिरिन वो इतने मोल्स में बनी है, ठीक है। इन मोल्स को यूज करते हुए हम एस्पिरिन का निकालेंगे मैस और वो होगा थ्योरेटिकल यील्ड। हाँ, जो ये वाला मैस आएगा ना, ये इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा।
और एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है तो उससे फिर हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड। ये हमारा काम था, बस इतना सा। तो अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो ये मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, आई एम निकालिंग दी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ किसकी, यस एस्पिरिन। तो जो एस्पिरिन का हमें नंबर ऑफ मोल्स ये वाले यूज़ किए हैं, चूँकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये था, यही नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल में बने, इन्हीं को यूज़ करके हम मैस निकालेंगे एस्पिरिन का। वो होगा कौन सा मैस, थ्योरेटिकल यील्ड वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.02 मैस हम फाइंड करना चाहते हैं। मोलर मैस हमने ये देखें, ये अब यूज़ हो रहा है सारा कुछ 180.16। तो जब आप इसको इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी यानी मैस ऑफ एस्पिरिन अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए 3.96 ग्राम्स। यानी ये वो मैस है जिसको हम क्या बोलेंगे अब, यस ये बोलेंगे हम इसको थ्योरेटिकल यील्ड। और आपको पता है जब हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं तो हम करते क्या हैं, हम रखते हैं एक्चुअल यील्ड को ऊपर, थ्योरेटिकल यील्ड से करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज। जैसे हम परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज यील्ड आएगी, ऊपर आएगी हमारे पास एक्चुअल यील्ड और नीचे आएगी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी 100 से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब एक्चुअल यील्ड मेरे पास आई थी, ये वाली गिवन है 3.15, थ्योरेटिकल यील्ड हमने अभी निकाली है वो है 3.96 और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से। अच्छा, इसका भी आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ये 79 पॉइंट समथिंग आता है, पता नहीं, आप इसको चेक कर लेना, बुक में 71 है। तो इतने तकरीबन 80% हमारा ये रिएक्शन एफिशिएंट है और 20% हमें लॉस हो रहा है इस पूरे रिएक्शन के अंदर। ये वजह थी कि हमने एक्चुअल यील्ड होने के बावजूद थ्योरेटिकल यील्ड यानी फर्जी यील्ड निकाल कर परसेंटेज यील्ड निकाली है, ताकि हमें इंडस्ट्री में पता चल सके कि रिएक्शन कितना एफिशिएंट था। लो जी, आज इस लेक्चर में हमने बड़ी मुश्किल से, पहले तो बड़ी मुश्किल से कवर किए हैं। आप तो अगर आराम से इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं तो आपने सिर्फ नोट करना होता है साथ साथ। ये थोड़ा सा मिट गया, इसको आप देख लीजिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि ये पूरे जो न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ थी, खासतौर पे एग्जांपल्स की, ये आपको सारी समझ आई हैं और इस लेक्चर में भी सारी ये आपको एग्जांपल समझ आई हैं तो उसको लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।